हेलो, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। और उस व्हीटस्टोन ब्रिज की इंपॉर्टेंस अपनी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके यूज से या इसके कारण हम लोग अननोन रेजिस्टेंसेस को निकाल पाए। फिर इसी पे बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आपके, या कह सकते हो एक्सपेरिमेंट्स भी हैं आपके सिलेबस में, मीटर ब्रिज का, पोटेंशियोमीटर का, जो कि वर्क करता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। इनफैक्ट इसी की हेल्प से हम लोग सेल्स के बारे में भी इक्विवेलेंट निकाल पाते हैं, उनका सेल्स का इक्विवेलेंट निकाल पाते हैं कि वो कितना ईएमएफ होगा। वैसे तो मैंने ये फिगर बना लिया है अपनी सहायता के लिए, ये थोड़ा और अच्छा हो सकता है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो समझना के लिए हमने एक फिगर बना रखा है। उस फिगर में एक बैटरी लगा रखी है। इस बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं ई है। इस बैटरी का ईएमएफ क्या है? ई, वोल्टेज ही होगा, ये वोल्ट में होता है। जैसे हर बैटरी की लिखी होता है 18 वोल्ट, 20 वोल्ट इतना, या आपने अपने फोन की बैटरी देखी होगी इतने एमएच की बैटरी है या जो भी है, पर वो उतनी होती नहीं। आईफोन वगैरह में तो परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं कि 80% रह गई बैटरी, 70% रह गई, या कितनी रह गई, उस हिसाब से उस बैटरी की कीमत होती है, या उस हिसाब से उस चीज की वैल्यू होती है। समझना, जैसे ये है आपका, इसका ईएमएफ ई है। पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलेगा, इस तरफ एक करंट जाएगा आई। इस तरफ करंट क्या ले लिया हमने कि इस तरफ एक करंट जा रहा है आई, एक करंट इस तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। यहां पे एक करंट मान लेते डिवाइड हुआ, यहां करंट गया I1, यहां करंट कितना गया I1। तो इस तरफ हम लोग कह सकते हैं कि इस तरफ अगर हम अपनी सहायता के लिए ले लें कि इस तरफ करंट गया, मान लेते हैं I2, इस तरफ करंट कितना गया I2। वैसे तो हमें क्या लेना चाहिए था कि I1 यहां लिया तो यहां लेना चाहिए था I माइनस I1, क्योंकि एट एनी जंक्शन, जो जंक्शन रूल है किरचॉफ का, वो क्या कहता है? एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करेंट्स इज इक्वल टू जीरो। टोटल सम क्या होगा? जीरो होगा। फिर ये I1 करंट गया होगा, इधर गया होगा, मान लेते हैं इधर I3 गया, और इधर आपका IG गया, गैल्वेनोमीटर करंट जिसको कहेंगे, इधर कितना गया IG गया। ऐसे ही यहां I2 गया, तो यहां मान लेते हैं करंट गया I4, और सब जब पूरा कन्वर्ट होके इधर आएगा तो ये आपका I करंट आ जाएगा। इतना हमें मालूम होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होता है, या कहीं भी अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे इस सर्किट में तो वो ऐसा होगा। इनके अगर नाम देना चाहे, मान लेते हैं हम इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें, ठीक है ना, इसको R3 मान लें, और इसको R4 मान लें। आप जिसको जो चाहो वो मान सकते हो, इसको R1, इसको R2 ले सकते हो, इसको R3, इसको R4 ले सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप एक ही ले सकते हो, पर इन चीजों को फिर भी गौर करना चाहिए कि ये R1 R2, जहां I1 I2 लिखे हैं वहां R1 R2 लिखो, जहां I3 लिखा है वहां R3 लिखो, जहां R4 लिखो वहां I4 करंट होना चाहिए। हुआ क्या कि व्हीटस्टोन ने कहा कि एट बैलेंस कंडीशन, अगर अच्छे से बात करी जाए तो एट बैलेंस कंडीशन, जब बैलेंस कंडीशन है तो उन्होंने कहा कि भैया होता क्या है कि IG इज इक्वल्स टू होता है जीरो। IG क्या होता है? जीरो। ये कंडीशन है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, तभी ये एप्लीकेबल है। अदरवाइज ये नॉर्मल एक फिर ब्रिज हो जाएगा जिसमें हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। मतलब फिर हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे भी तो फिर कॉम्प्लिकेटेड एक फिगर अपने पास निकल के आएगा। फिर भी समझते हैं। IG इक्वल्स टू अगर जीरो है तो गौर करना, यहां से जो I1 करंट गया होगा वही तो आगे चला गया होगा, इधर तो क्या गया होगा? कोई करंट नहीं गया होगा। ऐसे ही I2 इधर से गया होगा तो इधर IG तो मिला नहीं होगा, तो यहां क्या गया होगा? I2 ही गया होगा दोनों जगह, या नहीं गया होगा। तो इनके लिए सिंपलेस्ट वे में करते क्या है कि जब इनका डेरिवेशन करना होता है, वैसे तो एक लाइन का है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर हम इसी को लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर जैसे मान लेते हैं इस लूप का नाम लिखा जाए, इस लूप को लिख लेते हैं, जैसे हर जगह लूप बनाते हैं, ABCD, ऐसे कोई एक लूप बना लिया तो ABCD हुआ। अगर इसमें से हम लूप ले लें ABDA तो कोई दिक्कत है? हम अगर लूप ले लें, जैसे कहें आपसे फ्रॉम किरचॉफ लॉ इन लूप, कौन सा लूप ले लें? इन लूप, कौन सा लूप? ABDA। अगर इसको हम लिखेंगे तो ABDA, ऐसे जा रहे हैं हम लोग। मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे गए
तो जो साथ में हो उसको पॉजिटिव लिखो, जो रिवर्स में हो उसको निगेटिव लिखो, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या हम इधर से ऐसा नहीं लिख सकते कि I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2? लिख सकते हैं या नहीं? क्योंकि ये निगेटिव हुआ होगा तो इस तरफ गया होगा, तो I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2 हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसी इक्वेशन को अपने फायदे के लिए मैं आपसे कहूं कि आप इसको I1 अपॉन I2 के फॉर्म में लिख लो या R1 अपॉन R2 के फॉर्म में लिख लो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो अगर मैं इसी को लिखूं R1 अपॉन R2, तो बताना ये क्या होगा। तो देखो R1 अपॉन R2 जब करेंगे तो ये इधर आया तो ये आ जाएगा आपका I2 अपॉन I1। क्या आ जाएगा? I2 अपॉन I1। इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं। फिर अगले वाले में समझना, अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप अगर ले लें, क्या कौन सा लूप ले लें, BCDB। तो आप अपने पास थोड़ा देखे रहना, BCDB जब जाएंगे तो I3 R3 पॉजिटिव होगा और नेगेटिव क्या होगा, I4 R4 नेगेटिव होगा और I3 R3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसी को लिख सकते हैं इन लूप BCDB। क्या लिखेंगे? इन लूप BCDB क्या होगा, I3 R3 इज इक्वल्स टू I4 R4, क्योंकि ये नेगेटिव हुए होंगे, I4 R4 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इनको R3 अपॉन R4 के टर्म में लिखो तो क्या लिखेंगे? इसी को लिख सकते हैं R3 अपॉन R4 इज इक्वल्स टू I4 अपॉन I3। फिर इसी सर्किट में देखना I4 और I3 हैं किसके बराबर। अगर हम इसकी बात करें तो I4 और I3 बराबर है I1 के और I4 बराबर है I2 के, क्योंकि यहां से तो कोई करंट मिला ही नहीं ना। IG इक्वल्स टू तो क्या है, 0 है। IG आपका क्या है, 0 है। तो ये I1 किसके बराबर, I3 के, और I2 किसके बराबर, I4 के। तो इसी को क्या लिखोगे आप, सिंस I1 इज इक्वल्स टू I3 एंड I2 इज इक्वल्स टू I4, सो क्या बनेगा देखना जरा। सो इस जगह पे क्या हो जाएगा, I2 अपॉन I1, इस जगह पे क्या हो जाएगा R3 अपॉन R4 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इक्वेशन 2। और इसी से अगर हम चाहें तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आपने लिख रखी हैं अपने पास तो उनसे आपके पास हो जाएगा। गौर करना, इधर ये थी, इधर है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू I2 अपॉन R1। कहीं ना कहीं हो जाएगा R1 और अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा R3 अपॉन R4। तो वो हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। यही कंडीशन है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। मतलब जब बैलेंस होगा व्हीटस्टोन ब्रिज तो जो ये I1 और जो R1 R2 है, R1 अपॉन R2 का रेशियो बराबर होगा R3 अपॉन R4 को। एक बात मैंने ये भी कही थी कि इसको R1 लेके इसको R2 भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो, आइए इधर समझ लेते हैं एक बार कि अगर ये R2 इधर ले जाओ और R3 इधर ले आओ तो R1 अपॉन R3 भी तो R2 अपॉन R4 के बराबर होगा। ऐसे करके इस चीज को याद रखा जाता है। ये तो कंडीशन हुई किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसकी सहायता से अननोन रेजिस्टेंसेस कैसे निकाले जाते हैं उनको समझना। होता क्या है कि इसको ले लेते हैं कि स्टैंडर्ड आर्म, इसको क्या ले लेते हैं, स्टैंडर्ड आर्म। यहां एक अननोन लगा लेते हैं, यहां क्या लगा लेते हैं, अननोन। ये दोनों पहले से पता है, ये 3 नोन होता है, 1 2 3 अगर नोन है तो चौथा ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। इस पे बेस्ड अगर मैं आपको एक सवाल दूं, जैसे ये है, इसके अलावा मैं एक पहले देता हूं फिर इस पे आते हैं। अगर कुछ ऐसा हो फिगर, बताना, समझना कि यार ऐसे कुछ बना है, ठीक है ना, और फिर फर्दर ऐसे भी बना है, ठीक, इधर भी बीच में ऐसे बने हैं, ठीक है ना, और ये ऐसे बना है, ठीक। और आपसे कहा जाए कि इसके लिए इक्विवेलेंट बताइए, इसके लिए क्या बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। आपसे क्या कहा जाए, इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो आपको क्या करना है, और साथ में ऐसे बैटरी लगा दी गई हो और आपसे कहा जाए कि करंट बताओ पूरे सर्किट में कितना जाएगा, और बैटरी दे दी जाए, मान लेते हैं 18 वोल्ट की। बैटरी कितनी दे दी गई, 18 वोल्ट की दे दी गई, और बता दिया गया कि सारे जितने भी रेजिस्टेंस है, ऑल रेजिस्टेंसेस जो हैं
वो इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 2 ओम दे दिया गया। कितना दे दिया गया? 2 ओम आपको दिया गया और आपसे कहा गया कि इसमें बताओ करंट कितना होगा, आपको ये फाइंड करना है। यहां पे मान लेते हैं कहीं आई लिख दिया, बोले आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो आसान, मतलब वैसे देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और फिर ये सोचोगे कि यहां क्या होगा, यहां से करंट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां 2 पार्ट में पहले डिवाइड हुआ होगा, फिर यहां आया होगा, फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर यहां आया होगा, फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, यहां भी कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाएगा और दिक्कतें बहुत हो जाएंगी। उसके लिए आपको क्या है, थोड़ी सी अगर समझ होगी तो गौर करना, ये और ये आर्म और ये आर्म एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये कहीं गैल्वेनोमीटर जैसा तो नहीं लग रहा है? जैसे वहां गैल्वेनोमीटर लगा था, तो क्या करेंगे कि ये जो आर्म है इसको समझ लेंगे कि ये यहां है ही नहीं, ये यहां है ही नहीं। फिर ये देखो कितनी आसानी से सॉल्व होता है, गौर करना। ये 2 और 2 है, तो 2 इधर है, 2 इधर है, गौर करना, 2 इधर और 2 इधर, इधर भी आपका 2 है और इधर भी कितना है? 2 है। तो 2 + 2 4 और इधर भी 4 और 4 पैरेलल में आ जाएंगे, 4 4 से 16/8। इन पूरे का इक्विवेलेंट जो होगा वो 2 ही होगा। इन पूरे का इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 ओम होगा। फिर क्या करोगे, जब ये 2 ओम है, इधर भी एक लगाना भूल गए, इधर भी आपका एक रेजिस्टेंस होगा। अब ये 2 और ये 2 और ये 2 तीनों सीरीज में आ जाएंगे, तो टोटल यहां तक जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 ओम। वो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? 6 ओम। अब ये 6 ओम पैरेलल में होगा इनके, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे? 4। तो 4 और 6 पैरेलल में, तो 4 × 6/6 + 4 ये हो जाएगा आपका 2.4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया? इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, आर इक्विवेलेंट, वो आया 2.4 ओम। और 2.4 और जैसे ही ओम स्लो लगाएंगे तो V = होता है अपना IR। V = क्या होता है? IR। तो I तो अपने को निकालना है, तो I = हो जाएगा अपना V/R। तो V कितना दिया है? 18/2.4 आपका आंसर आ जाएगा। करंट कितना आ जाएगा? 18/2.4। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप, 2.4 का इसमें डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा एम्पियर में। ये किस में आ जाएगा? एम्पियर में। कुछ समझ में आया कि ऐसे सर्किट्स होंगे तो उनमें कभी कभी जैसे मान लो कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, तो फिर क्या होगा कि आपको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फर्दर एक सवाल आपके लिए, इस सवाल को आप सॉल्व करने का प्रयास करिए और रोक लीजिए चाहे तो वीडियो। मैं कह रहा हूं 2 मिनट आपको दिए, 2 मिनट में आप सोचिए कि कैसे ये सॉल्व हो सकता है। इसके लिए अगर कमेंट करना इसका, पर मैं वीडियो का सॉल्यूशन तो बता ही दूंगा, पर आप फिर भी कमेंट करना। जो लोग रोक के इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इसका कमेंट करें। रोक लो वीडियो को, सॉल्व करने के बाद कमेंट करो, फिर आगे को देखो सॉल्यूशन सही है या नहीं है, उसके लिए बता रहे। तो ध्यान देना, हमें निकालना है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर मैं आपसे कहूं ये बताओ ये है कौन सा ब्रिज, तो ऐसे तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। पर आप अगर ऐसे सोचो कि इन दोनों B और D को ऐसे पकड़ के खींच दो, हल्का सा ऐसे खींचोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार ये लग तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही रहा, जिसमें ये 2 और 4 एक दूसरे के क्या है? पैरेलल में होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ क्या होंगे? पैरेलल में होंगे, और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में होंगे। ऐसा कुछ सोचोगे, सॉरी पैरेलल नहीं, सीरीज में, मतलब ये एक दूसरे के साथ सीरीज में जाएंगे और ये एक दूसरे के साथ क्या जाएंगे? सीरीज में, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हुआ था। पैरेलल में लग रहे हैं वो, पर पैरेलल में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों पैरेलल में देखने में लग रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है, ऐसा लग रहा है, पर ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये सीरीज में है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा? 0। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा? उसके रीजन देखो कि अगर 2/4 और 3/6 देखो तो इनकी वैल्यू क्या है? एक जैसी। 2/4 का रेशियो 1/2 का हुआ, यहां भी रेशियो 1/2 का हुआ, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो अब इनका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे? 4 + 2 इधर 6 हो गया, और ये इधर ऊपर वाली आर्म का इक्विवेलेंट 6 हुआ, और इस वाले नीचे वाले का हुआ 9। तो 6 × 9/9 + 6 15, तो 54/15 आपका आंसर आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 54/15 ओम। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जो ना समझ में आए उसके लिए कमेंट करिए। इसके साथ मैं देखो एक्चुअली में होता क्या है कि ऐसी PDF में जनरेट कर नहीं पा रहा हूं जिसमें ये आपको दिखा पाऊं, पर मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके पास क्वेश्चंस हो तो मुझे मैसेज करना,
और या फिर मुझे भेजना, तो मैं उनको अटैच करके उनके लिए अगर आप चाहोगे तो एक वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा। जो भी क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजिंग लगे, पर मैंने आपके सहायता के लिए 2 क्वेश्चंस आपको दिए। आगे पढ़ते रहिए, समझ में ना आए वहां कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए और जो ना समझ में आए पूछिए। थैंक यू।